हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। 18वीं सदी का भारत, जिसके अंदर भारत में यूरोपियन का आगमन, उत्तर मुगल काल और भारत के अंदर जो क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका उदय से संबंधित जो टेस्ट हमने आपसे लिया था, उसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने कल डिस्कस आपके साथ किया यूट्यूब पर ही। आज सेकंड वाला पार्ट करते हैं, क्योंकि 64 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हैं और ये कंटिन्यूसली ये अपना एग्जाम तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कल ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लेटर मुगल से और क्षेत्रीय राज्यों से थे, तो आज ज़्यादातर क्वेश्चन यूरोपियन आगमन से हो गए। तो मुगल और सिख संघर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक निहित थे? जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुगल और सिख संघर्ष के लिए कौन से कारक यहाँ पे आपके निहित थे। तो आप देखिए कौन कौन से कारक यहाँ पे निहित थे कि एक स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित करने के संबंध में सिख गुरुओं की भूमिका, मुगलों द्वारा सिख गुरुओं की हत्या और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के व्यापारिक मार्ग पर आधिपत्य है। तो यहाँ पे आप देखिए कल भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए कि उनके उत्तराधिकारी राज्य कौन थे मुगलों के, या कौन उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे, क्या सिख गुरुओं की भूमिका रही सिख राज्य स्थापित करने के संबंध में। तो आप जानते हैं हमारे 10 सिख गुरु हुए हैं, जिनके अंदर गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक आप पढ़ते हैं तो समय समय पर कुछ ना कुछ योगदान, और यहाँ पे आप देखते हैं कि इन गुरु जो सिख गुरु जो हमारे जो थे उनके द्वारा दिया गया है ना। तो यहाँ पे संघर्ष जो शुरू होता है वो 5वें सिख गुरु से होता है। पहले 4 सिख गुरुओं में नहीं आप देखते हैं जो मुगलों के साथ में संघर्ष होता है। 5वें सिख गुरु हमारे गुरु जो अर्जुन देव जी थे उनके समय में संघर्ष होता है। आप जानते हैं संघर्ष क्यों हुआ था कि क्योंकि आप अकबर के समय में जहांगीर के समय में जो अपने इनके जो ये बेटे थे खुसरो, देखो 2 बेटे थे, खुर्रम और एक था खुसरो। खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना, और खुसरो जो मान सिंह का जो भांजा था उसको शरण दिया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो इससे बदला लेने के लिए उनको मरवा दिया जहांगीर के द्वारा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखते हैं कि अब एक संघर्ष लगातार, अब 10वें गुरु तक गुरु गोविंद सिंह जी तक लगातार एक संघर्ष चलेगा। गुरु हरगोविंद जी का संघर्ष रहता है, तो लगातार ये संघर्ष रहता है। तो सिख गुरुओं की एक सिख राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे थी। दूसरा देख रहे हैं कि मुगलों द्वारा सिख गुरुओं की हत्या, तो आप देखेंगे कि सिख गुरुओं की हत्या यहाँ पे मुगलों के द्वारा की गई, गुरु अर्जुन देव की, या 4 साहिबजादे आप देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी हत्या करवाई दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के व्यापारिक मार्ग पर आधिपत्य, ये भी एक संघर्ष का मुख्य कारण था। तो ये कई सारे कारण मिलके ये संघर्ष के बनते हैं आपके। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि उपयुक्त में से मतलब जो आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके 31 के सही है भाई, ठीक है। तो ये रखिए आप, ठीक है, ओके। आगे बढ़िए भाई, ये क्या क्या क्वेश्चन थे कि भारत में यूरोपियन का आगमन से संबंधित हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो आप सबसे पहले देखते हैं कुस्तुन दुनिया का पतन, दूसरा कैप ऑफ गुड होप की खोज, और तीसरा मसाले का व्यापार। तो जो इंपॉर्टेंट है कि मसाले का व्यापार, बहुत ज्यादा ये व्यापार यहाँ पे करते थे, चाहे पुर्तगाली आए चाहे फिर उसके बाद में दूसरी अन्य कंपनी भारत के अंदर आए। और जो आप बात यहाँ पे कर रहे हैं कैप ऑफ गुड होप की खोज, ये कैप ऑफ गुड होप जो पड़ता है, ये जैसे माना कि ये भारत है आपका और यहाँ पे अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप पड़ता है, तो ये पुर्तगाली या स्पेन वाले यहाँ से चलते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर भारत की बात करें, चलने की बात करें, तो वास्को डी गामा तो पहुंचता है भारत के अंदर 1498 में केरल के अंदर कालीकट पे। लेकिन वास्को डी गामा से पहले भी एक व्यक्ति ने प्रयास किया था, कि भारत के अंदर आने का, और उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट में बताना कि जो यहाँ पे 1487 के अंदर आता है और लेकिन यहाँ से आगे रास्ता नहीं मिलने के कारण, कैप ऑफ गुड होप के कारण वो वापस पहुंच जाता है, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम अपने कमेंट में बताना है। तो वास्को डी गामा भारत में आता है 1498 में, और उसके बाद भी कई बार आता है 1502 1524 में भारत के अंदर मृत्यु होती है। तो कैप ऑफ गुड होप की खोज हुई। मसाले का व्यापार, आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत से पहली बार गया तो कई गुना लाभ वास्को डी गामा को यहाँ के व्यापार से मिला। कुस्तुनतुनिया का पतन, ये कई सारे कारण हो सकते हैं, तो तीनों के तीनों कारण यहाँ पे आपके ऑथेंटिक है। जो भारत में यूरोपियन कंपनी जैसे कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी,
ये आपकी आती है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट पे आइए भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और भारत, देखिए आप कौन सा कथन सही नहीं है कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए 1498 में। 1498 में भारत में पुर्तगाली आए। 1600 ईस्वी में भारत के अंदर डच आए। 1602 में अंग्रेज आए। 1602 के अंदर सॉरी, ये इन पे थोड़ा सा एक बार और क्या नाम, इनमें डाउट होता है कि 1602 आए भारत पहले डच, लेकिन फैक्ट्री जो आपकी स्थापित होगी पहले ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित होगी। फैक्ट्री ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित होगी डचों से पहले। उसके बाद में 1616 आप देखते हैं डेनिश आए, और 1664 आप देखते हैं फ्रांसीसी आए। 1664 आप देखते हैं फ्रांसीसी आए। हालांकि चार्टर जो लेख है 1600 में ही ब्रिटिशों का मिल जाता है, ठीक है। तो भारत के अंदर आने की बात है, तो 1-1.5 साल का ही अंतर है। बस आपने मोटे मोटी बात ये याद रखनी है आपने यहाँ पे कि हाँ डच ब्रिटिशों से पहले आए, लेकिन कंपनी ब्रिटिशों के बाद में स्थापित इनके द्वारा की गई। तो पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। पुर्तगाल, लिस्बन, है ना, जानते हैं ना पुर्तगाल। अल्बुकर्क भारत के पहले प्रथम गवर्नर थे। अल्बुकर्क, भाई अल्बुकर्क भारत के प्रथम गवर्नर नहीं थे। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? वो थे आपके अल्मीडा। कौन थे? अल्मीडा। देखो आप जानते हैं 1498 में आए, ठीक है। 1498 में आने के बाद में इनके द्वारा ये यहाँ पे अपना सेटलमेंट किया गया। पहला जो गवर्नर बनता है अल्मीडा, ये 1505 में बनता है। 1505 में बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहले अल्मीडा आया था अल्बुकर्क आया था, तो पहले अल्बुकर्क ही आया था 1503 में, लेकिन फैक्ट्री स्थापित पहला जो गवर्नर था वो अल्मीडा था। ये गवर्नर के रूप में नहीं आया था जब अल्बुकर्क आया था 1503 में, ठीक है। अल्बुकर्क जो गवर्नर के रूप में आएगा वो 1509 में आएगा। कब आएगा भाई? 1509 के अंदर ये अल्बुकर्क गवर्नर के रूप में आएगा। 1509 से 1515 तक ही रहता है, यानी कि 6 वर्ष तक रहता है। और वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है तो गलत है। और अल्बुकर्क के द्वारा अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कई सारे कार्य राजा राम मोहन राय का अग्रणी इनको बोला जाता है, क्योंकि सती प्रथा को रोकने का प्रयास अल्बुकर्क के द्वारा अपने राज्य में किया गया था। यहाँ पे अपने पुर्तगालियों का, ईसाइयों का भारतीय महिलाओं से विवाह प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है ना, या मलक्का हुर्मुज पर अधिकार किया गया इनके समय में। और कई सारे कार्य यहाँ पे आप देखोगे, वो डिटेल से हम बात करेंगे। अब्दुल मुनीद नायर की मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। हाँ, ये गुजरात का एक व्यापारी था, इसकी मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। पुर्तगालियों के उद्देश्य मसाले के व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। मसाले का व्यापार, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारे फायदे इनको होते थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही सेट हो रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1664 में आई और 1667 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और 1667 से और 1760 तक और 1763 तक, क्योंकि 60 के अंदर वार्डीवास का युद्ध होता है और 1763 में पेरिस की संधि होती है। उसके बाद में इनको एक छोटा सा एक रीजन मिलता है जिसपे ये अपना कार्य करते हैं। मतलब 1667 से 1664 से 1760 तक का जो टाइम पीरियड था, लगभग 100 वर्षों तक का जो टाइम पीरियड था, वहां पे इन्होंने अपनी जहां जैसा चाहा मतलब उस तरीके से कार्य किया, क्योंकि डुप्ले वगैरह महत्वपूर्ण अधिकारी गवर्नर यहाँ पे रहे थे, ठीक है। दूसरी बात कि 1763 के बाद में पेरिस की संधि के बाद में 1760 के वार्डीवास के युद्ध के बाद में, वैसे तो भारत से अगर बात करें जाने की तो भारत से गए तो ये 1954 के अंदर थे, तो बहुत सारा समय हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये रहते थे, पर्टिकुलर क्षेत्र में अपना ही रहते, माए पांडिचेरी वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो बात करें 100 वर्षों की, तो अगर यहाँ पे बस क्वेश्चन का ही फेर है कि 100 वर्षों तक शासन किया, तो बात आएगी कि भाई डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जहां इनका बिना डिस्टर्बेंस के 100 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे अपना व्यापार किया लगातार। व्यापार बहुत लंबा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो 100 वर्षों तक शासन किया, तो ये बात कहीं थोड़ी सी अटपटी लगती है। तो शासन करने वाली बात आएगी तो आप इसको गलत ही मान के चलना, आप इसको गलत ही मान के चलना। मैंने बता दिया कि क्या रीजन है कि 100 वर्षों वाली जो बात यहाँ पे आपकी बोली जा रही है। दूसरी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार से मजबूत मौद्रिक और सैन्य समर्थन प्राप्त था। आप एक बात जानते हैं कि जो समर्थन
ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार से था वो समर्थन, और किसी दूसरी कंपनियों को नहीं था। और जो दूसरी कंपनियों के फेलियर का एक कारण आप देखते हैं फेलियर का, कि फ्रांसीसी क्यों फेल हुए ब्रिटिश कंपनी के आगे, डच क्यों फेल हुए ब्रिटिश कंपनी के आगे, उनको वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई थी जितनी इंडिपेंडेंस ब्रिटिश कंपनी को मिली हुई थी। वो स्वायत्त कंपनी थी, वो निर्णय लेने में सक्षम थी, उनके पास इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ आप देखते हैं कि डुप्ले इतना योग्य बलशाली या योग्यशाली मतलब एक गवर्नर हुआ, वापस बुला लिया जाता है षड्यंत्र के कारण, ठीक है। यहाँ पे इनको बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो आपका गलत है। तो यहाँ पे तो कोई सा भी ऑप्शन आपका सही सेट नहीं हो रहा, न तो एक न ही दो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आइए कि कौन सी चार्टर की विशेषता थी, कौन सी चार्टर की विशेषता थी। एक विशेष क्षेत्र में व्यापार हेतु अधिकार। देखो शुरू में आपको चार्टर दिए 1600 में चार्टर, फिर उसके बाद में कुछ समय के लिए बढ़ाया गया, फिर आगे बढ़ाया गया। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर व्यापार के लिए बढ़ावा, एक अधिकार के लिए चार्टर दिए जाते थे। इसके अलावा चार्टर क्राउन और सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पे आपकी सही एकदम सेट हो रही है। नेक्स्ट पे आइए आप कि कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि आरंभ में भारत आगमन के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि आरंभ में, बहुत ध्यान से पढ़ना है, आरंभ में भारत आगमन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में, नहीं, शुरुआत के 150 साल तो आप एक चीज देखोगे, अगर आप 1600 से मान के और 1757 तक आप देखते हैं, यहां पे इनके राजनीतिक मामलों में, इनके आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद में, बक्सर के युद्ध के बाद में यह हस्तक्षेप यहाँ पे शुरू हुआ। धीरे धीरे द्वैत शासन प्रणाली चलाई गई, धीरे धीरे। तो आप इस बात का याद रखना, कंपनी के द्वारा शुरुआती समय से जैसे ही आया, तो पहले तो ये व्यापारिक कंपनी थी, ना कि एक राजनीतिक कंपनी थी। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि वर्णनिवास की लड़ाई बंगाल के उत्तराधिकार के मुद्दे पर लड़ी गई थी। बंगाल के उत्तराधिकार के मुद्दे, बंगाल की लड़ाई तो 1757 में प्लासी की हो गई थी। इसके बाद में 2 साल के बाद में वो 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों को पराजित किया अंग्रेजों ने। वांडीवास की जो लड़ाई है, कई बार दिमाग में आता है कि वांडीवास भारत में है, भारत से बाहर, भारत के अंदर ही है वांडीवास, मद्रास में है। तो वांडीवास की जो लड़ाई है ये तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। तो कब हुई थी, क्वेश्चन आता है 1760 में हुई थी। कौन से संघर्ष में हुई थी, कर्नाटक संघर्ष में, तो तीसरे कर्नाटक संघर्ष में हुई थी। 3 कर्नाटक संघर्ष हुए ना, आप जानते हैं। पहले कर्नाटक संघर्ष के अंदर आप देखोगे कि एक्सला-सैफल की संधि होती है, और दूसरे कर्नाटक संघर्ष में पौंडीचेरी की संधि होती है, और तीसरे कर्नाटक संघर्ष में पेरिस की संधि होती है। तो तीसरे कर्नाटक संघर्ष की ये उपज थी वांडीवास की लड़ाई, ठीक है। और करनाल का युद्ध ब्रिटिश एवं मराठा शक्ति के मध्य लड़ा गया था। करनाल का युद्ध ब्रिटिश एवं मराठा शक्ति के मध्य लड़ा गया था। तो करनाल की जो लड़ाई हुई थी आप जानते हैं 1739 में हुई थी, 1739 में हुई थी। और 1739 में किस किस के बीच में हुई थी, ये नादिर शाह और एक जो आक्रांता थे नादिर शाह, और दूसरा हमारा मोहम्मद शाह रंगीला, उस समय में जो हमारा मुगल शासक हुआ करते थे, इनके बीच में करनाल की लड़ाई हुई थी, करनाल की लड़ाई। तो ये भी गलत। इसके बाद में कार्टेज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ये बात सही है। कार्टेज व्यापार के लिए परमिशन, कार्टेज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट आइए आप क्वेश्चन देखिए कि भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन को सही क्रम में बताना है। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं, उसके बाद में डच भारत के अंदर आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं, और डचों के बाद में आप देखोगे यहाँ पे डेनिश ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। और सभी का मैंने डेट भी बता दिया, ईयर भी बता दिया कि भारत की चाबी, विचार करना है कि इसके विषय में प्रसिद्ध है ये कथन कि भारत की चाबी मद्रास में खोजकर एक बड़ी गलती की, और उसने भारत की चाबी को बंगाल में खोजकर सफल रहा। तो दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग व्यक्तियों के बारे में चर्चा है यहाँ पे। तो बताइए किसने मद्रास के अंदर भारत की चाबी, मतलब भारत की चाबी मद्रास में खोजकर एक बड़ी गलती की? कौन था? डुप्ले। देखो आप पहला संघर्ष आप देखते हैं कर्नाटक संघर्ष, जो 1746 से और 1748 के बीच में होता है, जिसमें एक लड़ाई होती है अड्यार की लड़ाई, जिसको आप बोलते हैं सेंट थोमे की लड़ाई। और सेंट थोमे की लड़ाई में आप जानते हैं कि डुप्ले को मद्रास की प्राप्ति हुई थी। हालांकि वो तो संधि के बाद वापस गंवाना पड़ा। वो चीज ये मद्रास में खोज रहा था, वो चीज ये दक्कन में खोज रहे थे फ्रांसीसी, जो चीज रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के अंदर खोज रहा था। तो आप एक चीज जानते हैं, बंगाल में अपनी कुंजी को खोजा अंग्रेजों ने, और दक्षिण के अंदर अपनी कुंजी को खोजा फ्रांसीसियों ने।
तो ये बात डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव की बात सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि कौन से कथन सही है कि भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन के बीच में मसाला व्यापार और वर्चस्व स्थापित करना मुख्य कारण था। ये बात सही है। मसाला और व्यापार, वास्को डी गामा स्पेन के नाविक थे। स्पेन के वास्को डी गामा नहीं थे, स्पेन के थे कोलंबस। कौन थे? कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाली यात्री थे। तो यहाँ पे सही तो आपका पहला ही ऑप्शन है भाई, सही पहला ही ऑप्शन आपका। नेक्स्ट पे आइए आप कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ और दहेज के रूप में भारत का कौन सा शहर मिला? शादी यूरोपियनों की, दहेज में मिल रहा है भारत का शहर, दहेज में मिल रहा है भारत का शहर। ठीक है, तो ये पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय हैं, इनके बीच में शादी हुई थी और भारत का बॉम्बे शहर दहेज में दिया गया था। बॉम्बे शहर भारत में दहेज में दिया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पुर्तगालियों के संबंध में सत्य है? कि भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत की, जानते हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, सही है। न्यायिक जांच प्रणाली की शुरुआत की, तो तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। भारत में कार्टेज प्रणाली अभी अभी आया पुर्तगालियों के द्वारा, भारत में कार्टेज प्रणाली अभी अभी आया पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गया था। बताइए कि कौन से कथन सही है कि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर जारी किया, ये बात सही है। और 15 वर्षों के लिए जारी किया, ये भी बात सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से कपास, नील, रेशम, नमक, अफीम, चाय के कारोबार करती थी, ये भी बात सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखते हैं 1600 ईस्वी के अंदर। हालांकि मैं बता रहा था जो आपको कंपनी की बात आई तो कंपनी 1600 में ही खोल दी थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। 64 में आए थे, 67 में ही आप 67 के अंदर ही आप देखोगे इनके द्वारा अपनी यहाँ पे जो 67 के द्वारा ही पहली कंपनी खुलेगी, लेकिन आप मान लेना इनका कंपनी तो नहीं खुलेगी। ये तो बात सही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में नहीं होगा, ये 1667 में ही होगा। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो इसको आप ऑप्शन में नहीं है तो मैच कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कौन से कथन सही नहीं है? कि आरंभ में कंपनी का मुख्य उद्देश्य पूर्वी द्वीपों से मसाले और काली मिर्च का व्यापार था, ये बात तो सही है। अकबर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस, टॉमस रॉय, ये अकबर के दरबार में नहीं आए थे। ये किसके दरबार में आए थे? ये आपके आए थे यहाँ पे जहांगीर के दरबार में, ये आए थे आपके जहांगीर के दरबार में। तो ये यूरोपियन यात्री, पुर्तगाली यात्री या आपके फ्रांसीसी यात्री, आपको याद रखना है कि किसके समय में कौन आया था। ट्रेवेनियर किसके समय में आया, मोंडेलेस्लो किसके समय में आया, बर्नियर किसके समय में आया, फिंच किसके समय में आया, तो दूसरा गलत। और चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बॉम्बे प्रदान की, ये बात सही है। तो यहाँ पे ओनली बी गलत है, ओनली बी यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट पे आइए आप कि कौन से कथन सही है यहाँ पे? कि मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी। अरे दे तो दी थी, तो सही है पूछा है तो ये तो सही नहीं है। अनुमति दी थी ना, तभी तो ये भारत के अंदर स्थापित हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में 1613 में व्यापार शुरू किया, ये बात सही है। और कंपनी ने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट पे आइए कि कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय ने दहेज स्वरूप पुर्तगालियों से बंबई प्राप्त किया, पुर्तगालियों से बंबई प्राप्त किया, ये बात सही है। और व्हाइट हॉल की संधि ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में नहीं, ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। व्हाइट हॉल की संधि ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है आपका। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। कि भारत में आने वाले यूरोपियन कंपनियों में फ्रांसीसी अंतिम थे। भारत में आने वाली यूरोपियन कंपनियों में फ्रांसीसी अंतिम थे। भारत में आने वाली यूरोपियन जो कंपनी थी उनमें फ्रांसीसी अंतिम थे, ये बात आप जानते हैं। और सर्वप्रथम फ्रांसीसियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रादेशिक साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाओं की परिकल्पना की गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वप्रथम की जो बात की गई है कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रादेशिक साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना की परिकल्पना की गई। तो एक सबसे पहले एक प्रादेशिक साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना की परिकल्पना की गई। तो आप एक चीज देखते हैं, तो ये देन जो थी सबसे पहले प्रादेशिक साम्राज्य की निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना, आपके दिमाग में आओगे कि ये ब्रिटिश होंगे,
कि ये ब्रिटिश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले जो इनकी जो कल्पना की थी, ये सबसे पहले जो आपकी कल्पना आप देखोगे फ्रांसीसियों के द्वारा ही की गई थी। और ये जो आप देखते हैं कि जो संधि वेलेजली के द्वारा लाई गई, ये डुप्ले की देन थी। तो प्रादेशिक साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना पहली फ्रांसीसियों की थी, उसके बाद में आपकी देखोगे आप अंग्रेजों की होगी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही होंगे भैया। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, देखो ये ऑस्ट्रिया लिखा गया है, बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन ऑस्ट्रिया ही आएगा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या है, ये यही कारण था कर्नाटक में उत्तराधिकार की। और तृतीय सप्तवर्षीय युद्ध। तो आपने जानना क्या है कर्नाटक युद्ध से संबंधित, तो आपने एक बात का जानना है कि तीनों के कारण जान लिए कि पहले का कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर ये कारण आपकी लड़ाई यहाँ पे हुई थी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध को लेकर। दूसरे का कारण कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या। तीसरा कारण सप्तवर्षीय युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए 3 युद्ध बताइए इन तीनों संघर्षों में, तो आप बोलोगे पहले में सेंट थोमे का युद्ध, दूसरे में अंबूर का युद्ध, तीसरे में वांडीवास का युद्ध। अगर पूछा जाए कि तीनों संधि बताइए, तो आप बोलोगे कि पहले के अंदर, फर्स्ट के अंदर एक्सला-सैपल, दूसरे के अंदर पौंडीचेरी और थर्ड के अंदर पेरिस की संधि। ठीक है, याद रखना इस बात का। तो ये तीनों की तीनों बात यहाँ पे आपकी सही है। और किसी ने अगर ऑस्ट्रेलिया सोच के कि भाई मिस्टेक कराने के लिए मैंने आपको ये कराया था तो दूसरा तीसरा लगाया था, तो सही मानना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये वैसे ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पेरिस की संधि, प्लासी का युद्ध। तो आप जानते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो 1749 से 55 तक चलता है। वांडीवास का युद्ध 1760, पेरिस की संधि 1763, प्लासी का युद्ध 1757। तो लगा लीजिए आप। तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर आपका सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो सी ऑप्शन आपका होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संबंधी युद्ध फलस्वरूप आरंभ हुआ था। सही है, आ गया पहले। और पहला कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि नहीं, एक्सला-सैपल की संधि हुई थी। तो पहले में आपका फर्स्ट ही सही है कि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप जान रहे हैं कि कर्नाटक और हैदराबाद के अंदर आपसी मामलों में पार्टिसिपेट अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी साथ दे रहे थे चंदा साहब का, फ्रांसीसी साथ दे रहे थे मुजफ्फर जंग का, अंग्रेज साथ दे रहे थे नूरुद्दीन का, अंग्रेज साथ दे रहे थे नासिर जंग का। तो ये संघर्ष होता है। तो मिल के पहले नूरुद्दीन की हत्या करते हैं फ्रांसीसी। तो ये बात सही है, पूरी डिटेल मिल जाएंगे। क्लाइव ने हैदराबाद के दरबार में बस्सी नामक सेनाधिकारी को नियुक्त किया। बस्सी नामक सेनाधिकारी, बस्सी तो एक फ्रांसीसी था ना, बस्सी तो एक फ्रांसीसी अधिकारी था। तो क्लाइव ने कैसे कर दिया? तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट पे आइए आप कि वांडीवास का युद्ध, तो फ्रांस और ब्रिटिशों के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट आप देखिए कि डुप्ले के संबंध में कौन सा कथन सही है। डुप्ले के संबंध में तो आप देखिए कि वह दक्षिण भारत में पैदा हुई राजनीतिक उथल पथल का मुख्य सूत्रधार था। ये बात सही है, डुप्ले के द्वारा सबसे पहले राजनीतिक उथल पथल इनके समय में ही। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर नहीं था, वापस बुला लिया जाता है डुप्ले को। तो ये नहीं था, गोडेव आ गया था। तो यहाँ पे ओनली वन। नेक्स्ट कि कौन सा युगम सही सुमेलित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। पहले में तो एक्सला-सैपल हुआ था भाई, पेरिस नहीं हुआ था। तो यहाँ पे प्रथम आना था, हालांकि ये दूसरा आना था। तो एक्सला-सैपल की संधि पहले के बीच में हुई थी, तो आप इसको गलत ही मान के चलना। यहाँ पे सेकंड आना था, तो सेकंड में पौंडीचेरी की आती। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मंगलोर की संधि। तो आप जानते हैं ये मंगलोर या मैसूर वाली बात कर रहे हैं, तो 3 संधि होती है। पहली संधि 1769, दूसरी संधि 1784 और तीसरी संधि 1792। पहली में मद्रास की संधि, दूसरी में मंगलोर की संधि, तीसरी में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगर बात आए मराठों और अंग्रेजों के बीच में, वहां पर भी आपकी 3 ही संधि होगी। 3 संधि कौन कौन सी होगी? पहली संधि आप देखोगे सालाबाई की संधि 1782 में, दूसरी 1803 में बसीन की संधि और तीसरी 1817 में पुणे की संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अपने वे में आंसर दे देना, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत था, ये बात सही है और पहला बात आपकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, 18वीं सदी की अर्थव्यवस्था संबंधित कि 18वीं सदी में मराठा तत्व की अर्थव्यवस्था भी देखते हैं कि नंकार क्या था। नंकार आपकी बताइए क्या था? कि राजस्व मुक्त भूमि था, कि आपका यहाँ पे राजस्व मुक्त भूमि था, या धार्मिक समारोह था, या आपका यहाँ पे क्या था? नंकार।
तो नंकार के बारे में आपने यहाँ पे जिक्र करना है, ठीक है। तो नंकार एक राजस्व मुक्त भूमि हुआ करती, राजस्व मुक्त भूमि नंकार अपनी एक हुआ करती। नेक्स्ट पे आइए कि खुदकास्ट और पाईकास्ट, ये किसान हुआ करते, मैंने बताया मुगल काल में भी, जिसके पास खुद की जमीन होती है या दूसरों के खेत में खेती करता है। खालसा शब्द, खालिसा शब्द जो है राज्य की भूमि, खालसा जो है राज्य की भूमि अपनी हुआ करती थी। और इजारेदारी प्रणाली यानी कि खेती को ठेके पर देने की प्रथा। इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का राजस्व संग्रहण अधिक उस तब बोली लगाने वाले को दिया जाता, भाई जो ठेका दिया जाता था। इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई, नहीं ये कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं शुरू की गई, ये हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई, हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई। और इसके अंतर्गत इजारेदारी को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया, इजारेदारों को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया, बस जिस साल ज्यादा ठेका लगाएगा उस साल उनको दे दिया जाएगा, जिस साल ज्यादा ठेका लगाएंगे उस साल उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्वामित्व नहीं दिया गया, इसके अंतर्गत इजारादारों को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया, ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। तो कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं, हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था। हुंडी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विनिमय पत्र के लिए, तो हुंडी जो है विनिमय पत्र के लिए शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। और ददनी व्यवस्था क्या थी? ददनी व्यवस्था तो कारीगरों को दिए जाने वाला एक प्रकार का अग्रिम भुगतान को ही ददनी व्यवस्था यहाँ पे आप बोलते हैं, ददनी प्रथा। और यहाँ पे आप देखिए कौन से कथन सही नहीं है कि चौथ और सरदेश मुख उत्तर भारत में वसूले जाने वाले करों के दो प्रकार थे, उत्तर भारत नहीं दक्षिण भारत मराठों के अंदर, ये आपका सही नहीं है। तो आंसर ये भी होना चाहिए, एक तो फर्स्ट ऑप्शन। चौथ एक प्रकार की सुरक्षा राशि थी जिसके अंतर्गत राजस्व के रूप में आय का 1/4 भाग दिया होता है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ तो सही नहीं पूछा है। सरदेश मुखी के अंतर्गत आय का 10वां हिस्सा राजस्व के रूप में, ये बात भी सही है, सरदेश मुखी में 10वां हिस्सा और इसके अंदर आपका 1/4। और चौथ और सरदेश मुगलों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, ये बात भी आपका यहाँ पे चौथ और मुगलों के लिए नहीं भाई मराठों के लिए, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, देखो ए सी बी, ये कहीं बार घुमा दिया था आपको, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है कि मालाबार तट की मुख्य व्यापारिक वस्तु है काली मिर्च, इलायची, चंदन, सारी की सारी। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, तो अफीम का निर्यात होता, सूती वस्त्र का निर्यात होता, नील का निर्यात होता था, गुड़ का निर्यात होता, रेशम तो हम चीन से मंगाते थे, तब व्यापार होता, निर्यात होता था, ठीक है। तो रेशम का हम प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने वाली वस्तु नहीं थी। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है, सीरीज इंपॉर्टेंट चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना कमेंट और लाइक के साथ में अपना प्यार दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।